फ्रेंड्स, ये रसा और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो पूरे सवाब पर है। इस स्टेज पर आप या मैं कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। निष्कर्ष निकालना और भी असंभव हो जाता है जब ये दोनों लड़ाई दोनों सहोदर भाई के बीच में हो। ये रसिया और यूक्रेन दोनों सहोदर भाई हैं और बेलारूस को भी मिला दीजिए तो तीनों सहोदर भाई हैं। ये तीनों एक ही पेड़ के फल हैं। 9th सेंचुरी में रूस नाम का जो राष्ट्र बना उसका कैपिटल यहीं है, यहीं था कीव, जो आज यूक्रेन की राजधानी है। और जिस डायनेस्टी ने वहाँ राज शुरू कर किया, व्लादिमीर डायनेस्टी, वही आज ये तीनों के गॉडफादर भी हैं और वही संस्कृति भी है, कल्चर। जब उन्होंने अपनाया था, व्लादिमीर ने अपनाया था कल्चर, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और स्लेविज्म, वही आज ये तीनों राष्ट्र की पहचान भी है, वही कल्चर भी है, वही भाषा भी है, वही चेहरा, वही रंग ढंग, वही बोली, वही खान पान। यहाँ तक कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच भी बहुत सारी समानताएं हैं। फिर भी थोड़ा फर्क है कि कम से कम हिंदू मुसलमान का तो फर्क है ही। यहाँ ज़्यादा हिंदू है, उधर ज़्यादा मुसलमान है। वहाँ वो भी नहीं है, दोनों का कल्चर भी एक ही है, धर्म भी एक ही है। तो जब दो भाई के बीच में झगड़े हों तो उसका कोई अंत नहीं होता है। आप जानते हैं, दो भाई से बढ़ के दोस्त नहीं होते और दो भाई से बढ़ के दुश्मन भी नहीं होते हैं। तो ये लड़ाई का क्या अंत होगा, किस रूप में होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक ही घर में ये दीवार बन गया है, इस पार एक भाई, दूसरे पार दूसरे दीवार के दूसरे पार में दूसरे भाई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन जो भी हो, वार है और चल रहा है। इसकी व्याख्या तो मैं करूँगा ही, लेकिन थोड़ा कोल्ड वार के बारे में बता दूँ। पहले वाला कोल्ड वार, फिर इस पर मैं आऊँगा। पहले वाले कोल्ड वार पर इसलिए मैं बात करना चाहूँगा कि मुझे आकलन करना है ये जो वॉर चल रहा है एक्चुअली वॉर है भी या कोल्ड वॉर है। व्हाट इज दिस? द प्रेजेंट वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज रियली ए वॉर और इट इज ए बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर और बोथ आर देयर, वॉट एवर इट इज। इसी का मैं आकलन करूँगा। अब ये जो कोल्ड वॉर है, ये वर्ड देखिए, शब्द कोल्ड वॉर, ये टर्म जो है, ये पहली बार एक जॉर्ज ऑरवेल नाम के आदमी थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1945 में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें इसका प्रयोग किया था कोल्ड वॉर का। उसका हेडिंग था कोल्ड वॉर आर्टिकल का। दूसरा एक था बर्नार्ड बरूच, वो अमेरिकन थे एंड ही वाज एडवाइजर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो जब वो स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच में उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। इस वर्ड का जो जेनेसिस है, जन्म हुआ है, इन्हीं दोनों से हुआ है। और ये वर्ड जो है कोल्ड और वॉर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो कोल्ड होता है वो वॉर नहीं होता है, जो वॉर होता है वो कोल्ड नहीं होता है, लेकिन दोनों सच है यहाँ पर। वो इसलिए ये जो लीडर होते हैं दो खेमे के, दो ब्लॉक के, इधर जैसे रसिया है उधर अमेरिका है, ये आपस में नहीं लड़ते हैं, ये कोल्ड होते हैं। लड़ते कौन है? दूसरे आमने सामने ये दोनों नहीं होते, कोई और लड़ते हैं। तो ये दोनों कोल्ड हुए और जो लड़ते हैं वो वॉर हुआ, इसलिए कोल्ड और वॉर दोनों चला। तो ये जो लीडर होते हैं, चाहे रसिया हो या अमेरिका हो, ये नहीं लड़ते पर लड़ाते हैं। और अभी जो हो रहा है यूक्रेन में या रसिया के बीच में, तो आप कह सकते हैं सिर्फ लड़ते नहीं हैं, ठीक है, और लड़ाते हैं, बल्कि अब तो लगता है कि ये सिर्फ लड़ाते नहीं, मरवाते भी हैं। यूक्रेन के साथ तो यही हो रहा है। यूक्रेन को पता नहीं कहीं से ये भ्रम हो गया था या सच था कि जब हम लड़ेंगे, जब रसिया हमारे ऊपर इन्वेजन करने आएगा तो हमारे लिए अमेरिका लड़ेगा या नेटो लड़ेगा, कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोल्ड वॉर में दोनों नेता, दोनों लीडर लड़ते नहीं हैं, लड़वाते हैं, बल्कि मरवाते भी हैं, ये सच है। और रही बात, ये जो कोल्ड वॉर हुआ था शुरू 1945 में, इसका कारण क्या था? इसका पहला कारण ये था कि ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। पहली बार कम्युनिज्म एक बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आया था। पहले तो सिर्फ एक रसिया था कम्युनिस्ट कंट्री, अब लगभग 1/3 वर्ल्ड बिकम कम्युनिस्ट। इस कारण से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। दूसरी बात कि ठीक है,
हिटलर अब नहीं था, इटाली भी नहीं था, जापान भी समाप्त हो गया था, मतलब एक्सिस अब नहीं था। फिर भी अमेरिका का दुश्मन तो था, और नया दुश्मन पैदा लिया था, वो था सोवियत यूनियन। जब दुश्मन दो हों तो लड़ाई तो होनी है। हाँ, इसका नाम भले आप वॉर मत दीजिए, कोल्ड वॉर कहिए। कोल्ड वॉर इसलिए भी जरूरी हो गया कहना क्योंकि दोनों जानते थे कि हम दुश्मन तो हैं, लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन हम आमने सामने नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, और न्यूक्लियर वेपन होने का क्या परिणाम होता है वो भुगत रहा है जापान। देखा है परिणाम इन दोनों ने। तो कहा अब लड़ेंगे नहीं, सिर्फ लड़ाएंगे, तो उसका नाम रख दिया कोल्ड वॉर। इस कारण से ये भी कारण हुआ। दूसरी बात, पहली बार दुनिया में ये जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। एंड देन देयर आफ्टर एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट नेशंस। पूरी दुनिया में ये पहली बार इतने सारे आज़ाद मुल्क सामने आ गए थे। तो इतने सारे आज़ाद मुल्कों का आ जाना, उपनिवेशवाद का समाप्त हो जाना, कम्युनिज्म का विस्तार हो जाना, इन सारे कारणों से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। ये कोल्ड वॉर 1945 से 1970 तक जो चला उसको कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर। फिर 1970 से 1980 तक जो चला, जब कोल्ड वॉर नहीं था, उसको देतान बोलते हैं। देतान एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पूरा शांति हो, वॉर नहीं हो, पूरी शांति हो। और फिर सेकेंड फेज कोल्ड वॉर का शुरू हुआ 1979-80 में, जब सोवियत रशिया ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान का, और 1991 में वो भी समाप्त हो गया 2 साल के बाद। तो ये 2 फेज थे कोल्ड वॉर के। बीच में एक देता थे, और उस देता में बड़े बड़े काम हुए थे शांति के। जैसे देखिए NPT बना था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसी समय बना था ताकि न्यूक्लियर वॉर का विस्तार ज़्यादा ना हो। CTBT इसी समय बना था। और उसके बाद भी SALT I, SALT II। SALT I हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक, 2 बार हुआ था। ये सारे काम उसी 10 साल में हुए, लेकिन फिर से कोल्ड वॉर आ गया। जो भी हो, और इस दोनों के, सोवियत रशिया और अमेरिका के 2 अलायंस भी थे, नेटो वर्सेस वार्सो पैक्ट। ये सारी बातें हुई पिछली कोल्ड वॉर के बारे में, पहले जो कोल्ड वॉर हो चुका है। अब मैं इस पर आऊँगा कि अभी जो वॉर चल रहा है, ये वॉर ही सिर्फ है या कोल्ड वॉर ही है। अभी तक इस लड़ाई की जितनी बातें सामने आई हैं, तो उसके आधार पर लगता है कि कहीं ये कोल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं है। वो इसलिए भी लग रहा है कि जितना अधिक तनाव, टेंशन अमेरिका और रशिया के बीच में अभी देख रहे हैं, उतना टेंशन कभी नहीं था। 1991 में जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था, उसके बाद से कभी इतना टेंशन था ही नहीं। पहली बार ये टेंशन हुआ है। और दूसरी बात, ये पहली बार हुआ कि नेटो के देशों ने रशिया के सीमा पर, रशिया के सरहद के आसपास उतने सारे सैनिकों को लगा दिया है, वहाँ मिलिट्री बेस बना दिया है, बड़े बड़े औजार खड़े कर दिए हैं, न्यूक्लियर का भी और कन्वेंशनल का भी। ये सारी चीज़ें पहले कभी नहीं हुई थी पिछले 30-35 साल से। एक और बात हुई है कि पहली बार रशिया ने इन्वेजन किया है किसी का, अब तक नहीं किया था। सोवियत रशिया ने किया था, रशिया ने नहीं किया था कभी। ये सारी नई बातें हुई हैं। लगता है कोल्ड वॉर होने वाला है। उसके बाद ही एक और देखिए कि अभी जो इन्वेजन किया रशिया ने, उसके कुछ ही दिन पहले उसने एक न्यूक्लियर ड्रिल किया था, एक कवायद की थी कि अगर कहीं न्यूक्लियर वॉर हो गया तो हम कैसे बचेंगे। तो ये कितना बड़ा था, इसका अंदाज कीजिए आप, कि इसमें 4 करोड़ आदमी ने हिस्सा लिया था, और करीब करीब 2 लाख न्यूक्लियर साइंटिस्ट लगाए गए थे, 50,000 गाड़ियाँ लगाई गई थी। इसने एक और टेंशन क्रिएट कर दिया, रशिया के अंदर भी, रशिया के बाहर भी। ये सारी बातें हुई हैं। इतना ही नहीं, ये जंगी बेड़ा, ये जो है वॉरशिप, रशिया ने क्या किया, ये सीरिया की तरफ उसको भेज दिया और ब्लैक सी में बिछा दिया, पूरा फैला दिया सब जगह अपना बेड़े को, इस ये वॉरशिप को। इस सबसे लगा कि शायद बड़े पैमाने पर युद्ध होने वाला है और लंबे समय तक चलेगा, तो कोल्ड वॉर शायद हो जाए। यही शायद कारण हो सकता है। और दूसरी बात क्या हुआ, ये इतिहास की पहली लड़ाई है जब ये मीडिया का इतना बड़ा विस्तार हो चुका हो। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर घर में
टेलीविज़न है, सब देख रहा है क्या हो रहा है। और जब देख रहा है तो टेंशन भी हो रहा है हर आदमी के दिमाग में कि पता नहीं यूक्रेन का क्या होगा, ये रसिया ने क्यों अटैक कर दिया, यूक्रेन ने मान क्यों नहीं लिया कि हाँ भाई हम नेटो में नहीं जाएंगे, रसिया अटैक नहीं करता। बहुत सारी बातें हर आदमी समझ रहा है और टेंशन भी हो रहा है। जब टेंशन होगा तो फिर कोल्ड वॉर की तरह टेंशन हो रहा है। और एक और बात हुई है, वही है कि रसिया का एक ड्रीम था, सपना था कि हम सोवियत यूनियन जैसा पहले था वही हम भी बनेंगे फिर से। ये जो सपना है, ड्रीम है, ये अमेरिका को डराता है। शायद इसलिए भी अधिक और अमेरिका डर गया या परेशानी हो गई इस कारण से कि रसिया ने जब अटैक किया यूक्रेन पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रसिया चाहता है कि बेलारूस और यूक्रेन और रसिया फिर तीनों भाई मिल जाएं और तीनों मिल करके रसिया को लड़ाएंगे। तो वैसे रसिया ने अकेला ही प्रूव कर दिया है कि हम लड़ सकते हैं अकेले नेटो से और अमेरिका से भी। फिर भी अगर तीनों एक हो गया तो अमेरिका के लिए और परेशानी बढ़ेगी। तो शायद कोल्ड वॉर की तैयारी चल रही है, ये सब रसिया की, ये सारी बातें हैं। और साथ ही साथ एक और है कि जो भी परेशानियां हुई हैं अभी तक कोल्ड वॉर का, इसका इम्पैक्ट एक अलग हुआ है। उसको हम एनालिसिस जब करते हैं देखते हैं कि पहली बार रसिया यूनाइटेड नेशन में आइसोलेट हो गया, उसके पक्ष में कोई वोट देने वाला नहीं, लगातार हो रहा है ये बात। दूसरी बात एक और है कि रसिया ने प्रूफ तो किया, प्रमाणित तो किया कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा पहले आभास नहीं हुआ था। ये पहली बार दिखाया उसने कि लाख अमेरिका चाहता है, लाख नेटो कह रहा है कि लड़ाई बंद करो और नहीं बंद कर रहा है। इसका मतलब है कि रसिया अलोन हैज प्रूव्ड दैट इट कैन फाइट इट आउट अगेंस्ट अमेरिका एंड नेटो टुगेदर। तीसरी बात, नेटो और अमेरिका ने भरोसा खोया है। ये जो साथ नहीं दिया उन्होंने यूक्रेन का, तो पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने धोखा दिया उसको, भरोसा टूट गया उसके प्रति लोगों का। तो लोग सोचता है छोटा छोटा देश कि भाई लड़ना हो तो अपने बल पर लड़ना, किसी बड़े देश के कहने पर मत लड़ जाना, नहीं तो वो तुमको मरवाएगा। एक और बात हुई, ये जो यूक्रेन है उसके प्रति भी लोगों का जो विश्वास था वो खराब हुआ। वो कैसे कि 1914 में 2014 में इसने क्या किया कि एक जहाज़ आ रहा था, फ्लाइट, ये मलेशिया का जहाज़, उसमें करीब करीब 300 आदमी बैठे हुए थे, उसको क्रैश कर दिया, गिरवा दिया, ताकि रसिया पर ब्लेम जा सके कि रसिया ने गिरवाया है। वो वहीं गिराया ईस्टर्न यूक्रेन में, जो नया देश अभी बना है जिसको रिकॉग्नाइज किया है रसिया ने, वहीं गिरा है। तो ये एक स्टैंडर्ड दिखाया कि क्या कल्चर है यूक्रेन का, ये एक नई बात सामने आई है। इससे भी थोड़ा लोगों को फ्रस्ट्रेशन हुआ है। फिर दूसरी एक और बात हुई है कि ये जो रसिया की प्लानिंग क्या है, मान लीजिए रसिया कैप्चर कर लेगा यूक्रेन को, क्या करेगा, उसको आज़ाद कर देगा या फिर अपना कोई जनरल बैठा देगा कि भाई राज करो वहाँ पर, या जो 2014 में जिस प्रेसिडेंट को हटा दिया था यूक्रेन ने, जो आजकल रसिया में ही रह रहा है, इसको वापस ला के फिर से बैठा देगा एज ए प्रेसिडेंट। ये सब देखना बाकी है। ऐसा हुआ है कि ये जापान पर अमेरिका ने राज किया है 1945 में, जब अणुबम गिराया गया उसके बाद से 45 से 52 तक अमेरिकन जनरल ने वहाँ पर राज किया है। हाँ, इंडिया ने अलग किया है, बांग्लादेश को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन एक दिन भी इंडिया ने टिका वहाँ पर, अपनी फौज लेके वापस आ गया और कहा भाई अपना चुनाव कीजिए और सरकार चलाइए आप। एक और बात सामने आई है, वो ये है कि यूक्रेन ने जब साइन किया था मिन्स्क ट्रीटी पर, मिन्स्क में जो शांति समझौता हुआ था, डील हुआ था, उस पर साइन किया था, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये लोगों का विश्वास तोड़ा इसने। यहाँ तक कि जो मीडिएटर था, ये फ्रांस और जर्मनी, उसको भी चोट लगी, मन में चोट लगी कि ये ऐसा नहीं करना था यूक्रेन को। अगर वो साइन किया था, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो शांति आ जाती, रसिया अटैक भी नहीं करता, एग्रेशन भी नहीं होता। ये सारी बातें हुई है। और साथ ही साथ एक और बात हुई है, ये जो सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने रसिया के ऊपर, ये भी कहा जाता है ये सैंक्शन सिर्फ बिजनेस पर नहीं है, बल्कि मीडिया पर भी है, न्यूज़ पर भी है। एक तरफा न्यूज़ आ रहा है, रसिया के पक्ष में कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। ये सारी बातें हुई है। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया नॉन अलाइंड कंट्री का पायोनियर है, इसके बावजूद भी वहाँ पर मीडिएटर का काम फ्रांस करता रहा और जर्मनी करता रहा, बल्कि सऊदी अरबिया भी उसने ज्वाइन किया। अभी सफल हो या ना हो, कोशिश तो किया
ये कोशिश इंडिया को करनी चाहिए थी, शायद कामयाब भी होता। वो तीनों में से कोई भी नॉन अलाइन नहीं है, इंडिया अकेला है, वो सफल भी होता। चाहे असफल भी होता तब भी इंडिया का एक वजूद होता, एक स्टैंड बनता। दूसरी एक और बात है कि यूनाइटेड नेशन में जब अब्सेंट हुआ इंडिया वोट देने से, तो फिर चाइना भी अब्सेंट हुआ 2-2 बार। तो दोनों लगता है एक ही नाव पर बैठा हुआ है, ये इंप्रेशन जा रहा है दुनिया को। चाइना इंडिया दोनों एक ही साथ है यहाँ पर। ये इंप्रेशन क्या गया होगा रसिया पर, आप अंदाज कीजिए। और साथ ही साथ ये रसिया तो चाइना के दबाव में रहेगा ही, चाइना से बहुत, क्योंकि मान लीजिए सैंक्शन हो गया, बहुत सारी परेशानी उसको जब अमेरिका करेगा इस पर, तो चाइना शायद बचा पाएगा कुछ, तो चाइना के दबाव में रहेगा। तो इंडिया न रसिया के साथ रहेगा और न वो अमेरिका के साथ रहा, क्योंकि अमेरिका के कहने के बावजूद भी रसिया के अगेंस्ट में वोट नहीं दिया वहाँ पर। तो हुआ क्या, न माया मिली न राम, ये हालत हो गई, न इधर के रहे न उधर के रहे। और एक और बात हुई कि इंडिया ने जो वहाँ से भारतीयों को लाने का प्रोग्राम बनाया, वापस स्टूडेंट को लाने की बात थी, कोशिश तो किया, लेकिन आम लोगों के बीच में जो इम्प्रेशन गया वो ये कि इसमें दिखावा ज़्यादा था, सच्चाई कम थी। और फिर आगे एक और बात हुई कि लोगों ने ये भी महसूस किया कि इंडिया के लिए राष्ट्र जो है, नेशन, उससे बड़ा यहाँ की पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी इज सुपीरियर, इज ऑन द प्रायोरिटी रादर देन द नेशन। ये देखा गया। इलेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द नेशनल इश्यूज। ये सारे इंप्रेशन गए हुए हैं। देखेंगे इसका परिणाम आगे क्या होता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये कह सकता हूं कि हाँ, कोल्ड वॉर लगता है शुरू हो गया है। हाँ, उस तरह का कोल्ड वॉर नहीं होगा जैसा था, जैसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म था, वो नहीं होगा। आज नेटो एक तरफ जरूर है अकेला अमेरिका के साथ, लेकिन रसिया के साथ वो वार्सो पैक्ट नहीं है। ये सब तो होगा कि कोल्ड वॉर होगा। कोल्ड वॉर का अगर अर्थ ये होता है, मीनिंग ये होता है, टेंशन तो होने वाला है आगे तक। अब देखना बाकी है कि क्वाड जो है, क्वाड जहाँ पर इंडिया कमज़ोर पड़ रहा है, और शायद अमेरिका ये भी सोच रहा है कि इंडिया पर भी हम सैंक्शन लगाएंगे, इसलिए कि वो रसिया का वेपन परचेज करता है, वहाँ से खरीद के लाता है, तो हम लगा देंगे इंडिया पर, क्योंकि इंडिया ने रसिया के खिलाफ वोट नहीं किया। वो देखना बाकी है कि क्वाड में इंडिया की क्या हालत होती है। तीसरी एक और बात होती है कि चाइना जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है अभी भी इंडिया बॉर्डर पर, वो क्या करेगा, क्या उस पर कुछ असर पड़ने वाला है इस वॉर का। फिर एक और बात होगी कि ये जो सैंक्शन लगाया हुआ है रसिया पर, क्या लगाए रखेगा कि हटा लेगा, क्योंकि रसिया अमेरिका के सामने, नेटो के सामने दो दुश्मन हो गया खुल के। एक तो चाइना तो था ही, ट्रेड वॉर चल रहा था, और अभी रसिया भी हो गया। दो दुश्मन नहीं चाहेगा एक साथ उन लोगों के खिलाफ हो, या तो चाइना से दोस्ती कर लेगा, चाइना मिल जाएगा उन लोगों के साथ जाकर के, जैसे पहले मिला था 1969 में। रसिया को धोखा, कम्युनिस्ट होते हुए भी सोवियत रूस को धोखा दिया और अमेरिका के साथ जाके मिल गया। कहीं ऐसा तो फिर तो नहीं करने वाला है। और दूसरी बात कि अगर चाइना को नहीं अपने साथ ले पाया अमेरिका, तो हो सकता है रसिया को कहे कि चलो ठीक है, मरने दे यूक्रेन को, तू मेरे साथ आ जाओ, मैं सैंक्शन हटा लेता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि आगे भी हो। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर कोल्ड वॉर भी शुरू हो चुका है। हाँ, वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है। वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं होगा कि न्यूक्लियर डेटरेंट सबके सामने है। वर्ल्ड वॉर होगा तो कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, परमाणु वॉर ना हो जाए। और एक और बात मैं साफ करना चाहता हूँ, वर्ल्ड वॉर का मतलब वर्ल्ड नहीं होता है। यूरोप के अंदर ही जो वॉर होता है वही वर्ल्ड वॉर हो जाता है। जो दोनों वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कौन लड़े? यूरोप ही तो लड़ा ना आपस में। सिर्फ जापान इधर से गया, बाकी सारा देश तो वहीं पर था। तो कोल्ड वॉर की संभावना है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना मेरे विचार में नहीं है। और तीसरी बात, इंडिया का जो ओहदा था, रिस्पेक्ट था, उसको इंडिया ने गंवाया है। अब इंडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या करे ताकि रिस्पेक्ट उसका इंडिया का पहले जैसा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।